हाय एवरीवन। राजनीतिक अवधारणाओं में हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कैसे लोकतंत्र की अवधारणा आई और किस तरीके से उसको हम संकुचित और व्यापक अर्थों में देखा, उसके आलोचक कौन कौन से रहे, लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। तो अब हम लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र से संबंधित 3 सिद्धांत हैं। पहला उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, समकालीन उदारवादी या लोकतांत्रिक सिद्धांत और नव उदारवादी सिद्धांत, जिसमें हम इन सिद्धांतों के अंतर्गत हमको जो है जैसे क्लासिकी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय यानी बहुलवादी सिद्धांत। क्लासिकी सिद्धांत यानी उदारवाद से आप क्या समझ रहे हैं? उदारवाद वह है यानी जिसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता, यानी हमारा जिससे संबंध हो, हम एलपीजी सुनते हैं, लिबरलाइजेशन, यानी उदारवाद वह होता है जहाँ पे मतलब हम अपनी बाजार व्यवस्था को भी, खुली अर्थव्यवस्था होती है, यानी हम आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र से संबंधित इसे देखें तो किस तरीके से उदारवाद, और ये जो क्लासिकी सिद्धांत है यह जो है बहुत परंपरागत, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता है क्लासिकी सिद्धांत को। यानी यह सिद्धांत पिछली 3 शताब्दियों में विकसित हुआ। यानी जो क्लासिकी सिद्धांत है यह किसी एक दर्शन, आंदोलन तथा लेखन के परिणाम न होके जो अमेरिका या ब्रिटेन में या अन्य पश्चिमी देशों के राजनीतिक आंदोलन और व्यवहार तथा चिंतन का परिणाम माना जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार हुए, पुनर्सुधार, जिसमें हम जो है सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलनों को देखते हैं। तो जो इसका चिंतन का केंद्र बिंदु है, ये सारी चीज़ें मानी जाती है, तभी ये निकल के आया उदारवाद। हम इंग्लैंड में देखते हैं कि 1649 में और 1688 में क्रांतियों ने राजा को निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगाते हुए और संसद की सर्वोच्च शक्ति को मान्यता प्रदान करते हुए यानी सीमित सरकार के लोकतंत्रीय सिद्धांत को स्थापित किया। और जिसमें अगर हम क्लासिकी सिद्धांत में देखें तो हाब्स और लाक को हमको महत्वपूर्ण माना गया है। हाब्स ने और लाक, इसमें दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यानी अब क्लासिकी सिद्धांत में हाब्स को देखें तो हाब्स ने 17वीं शताब्दी में लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण नियम को स्पष्ट किया। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार और अन्य मानवीय संस्थाएं जो है वह व्यक्तियों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है। और जॉन लाक ने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना है और इसे ही सत्ताधारियों के हाथों में जनता को अमानत घोषित किया है। क्योंकि लाक को, और जब हम 19वीं शताब्दी में जाएंगे तो बेंथम को देखेंगे, जेम्स मिल को देखेंगे, जेएस मिल को देखेंगे, जिन्होंने लोकतंत्र का समर्थन तो किया, लेकिन इस आधार पर किया है कि व्यक्ति के अधिकतम सुख के लिए इस प्रकार की सरकार की आवश्यक होगा। जबकि बेंथम स्पष्टता जो है वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधि सरकार के विचार पेश किए हैं। और 20वीं शताब्दी तक जाते जाते हम देखते हैं कि वयस्क मताधिकार भी मिलता है, राजनीति में जनता का हिस्सा उभर कर सामने आया। और इस समय जो है जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों और मजदूर वर्गों के बीच राज्य जो है एक समझौतावादी भूमिका उभर कर सामने आती है। 20वीं शताब्दी यानी एक क्रम से 17वीं से में हम हाब्स के विचारों को, यानी हम जब विचारों को देख रहे हैं तो उनकी एक सामाजिक, एक नई अवधारणा, एक पुनर्जागरण के रूप में चीज़ें निकल के आ रही हैं कि राजनीति में किस तरीके से चीज़ें बदलती गई। लाक ने जो लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, उन्होंने सत्ता संसद के पास होनी चाहिए, इस तरीके से बात कहा। उन्होंने कहा कि राजा के पास नहीं होनी चाहिए सत्ता, सत्ताधारियों के हाथों में जो सत्ता होती है वो जनता की अमानत होती है। जब 20वीं शताब्दी के क्लासिकी सिद्धांत के विकास में हम देखते हैं तो उसमें लास्की ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लास्की ने कहा है कि जनता को योग्य और शिक्षित बनाए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता के विधि पर, सिद्धांत पर कुठाराघात करते हुए उसने सत्ता को विभिन्न समूह और संस्थाओं में विभाजित करके बहुलवादी सिद्धांत दिया है। क्योंकि क्लासिकी सिद्धांत है, या इसकी जो मान्यताएं हैं वो ये मानी जाती है कि शक्ति जो है वह संसद में निहित है और सहमति ही शक्ति का आधार है। यानी जो सत्ताधारी के हाथों में शक्ति वह जन विश्वास के रूप में संग्रहित होनी चाहिए।
यानी व्यक्तियों के पास अपना अदेय मौलिक अधिकार है, लेकिन बहुमत के आधार पर अगर सत्ता का संचालन होता है तो ये क्लासिकी सिद्धांत में माना गया है। और यह भी मान्यता है कि सरकार द्वारा लोक निष्ठा का प्रदर्शन न करने की दशा में व्यक्तियों के पास क्रांति का भी अधिकार है। व्यवहारवादी विचारकों ने जो उदारवादी लोकतंत्र है इसमें शक्ति, सत्ता और वैधानिकता के आधार पर इसे स्थापित किया है। अब दूसरे सिद्धांत की बात करें यानी अभिजनवादी, यानी हाब्स लॉ को हमने 17वीं शताब्दी में बताया, जिसमें इसमें हमने देखा कि लास्की ने भी इसको डिफाइन किया है, बेंथम ने भी, J.S. मिल। अगर अभिजनवादी, इसको इलाइट भी कहा जाता है, अभिजनवादी यानी जब हम चीज़ों को और भी विस्तार रूप से पढ़ेंगे तो अभिजन एक अलग ही चैप्टर हमको पढ़ने की मिलेगा अभिजनवादियों का। इसमें लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं कि अभिजनवादियों ने किस, जिसमें हम परेटो को पढ़ेंगे, मोस्का और मिचेल्स हुए, मिल्स हुए, शुम्पीटर हुए। अगर लोकतंत्र के जो ये अभिजनवादी सिद्धांत है यानी जो लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत था, इसकी अव्यवहारिकता को देखते हुए जो अनुभववादी लेखकों ने इसे गहरी शंका की दृष्टि से देखा और तभी यह सिद्धांत निकल के आया, जिसमें हमने कहा कि परेटो आते हैं, मोस्का, मिचेल्स, मिल्स और शुम्पीटर आते हैं। यानी परेटो जो है इटली के समाजशास्त्री थे। इनका मानना यह था कि जो व्यक्तियों की क्रियाओं को तार्किक व गैर तार्किक प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी गैर तार्किक क्रियाएं जो है वह अतार्किक नहीं है, परंतु अस्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती हैं। जबकि हम मोस्का को पढ़ेंगे तो मोस्का क्या कहते हैं कि इसी अभिजनवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में उनका मानना है कि जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा है वह उत्तरजीविता के लिए नहीं होती है, बल्कि समाज में भिन्न भिन्न पहचान बनाने के लिए होती है। मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि वे धन व शक्ति का संग्रहण करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हैं, और इसीलिए समाज में अधिक से अधिक संग्रहण की प्रवृत्ति बनी रहती है और मनुष्य सत्ता प्राप्त कर उसे खोना नहीं चाहता है। तो मोस्का ने कहा कि इस प्रकार जो स्थापित की गई राजनीतिक शक्ति कुछ परिवारों या समूहों के पास बनी रहती है, आमजन इनमें किसी भी एक प्रकार मुहर लगाते हैं। यानी मोस्का का यह भी मान्यता रहा है कि उन्होंने यह भी माना है कि सभी चीज़ों का अंत होता है और इसीलिए अभिजन शासन का भी अंत स्वाभाविक है। तो इन्होंने एक प्रकार से अभिजन का सही, अगर हम एकदम सरल और स्पष्ट शब्द देखें तो अभिजन यानी एक किसी विशेष व्यक्ति का सत्ता पर होना, वह अभिजनवादी कहलाता है और इन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। जबकि रॉबर्ट मिचेल्स जो पॉलिटिकल पार्टी में रॉबर्ट मिचेल्स ने जो अपनी उनकी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के संगठनों का अध्ययन किया और उसी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें दलों की भूमिका अकाट्य है। यानी बृहद लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों को संगठनात्मक स्वरूप का स्वाभाविक रूप ही यानी बृहद होता है, और इसीलिए इनका जो मिचेल्स का ये जो विचार रहा है इसके लिए अभिजनवादियों के लिए इसे अल्पतंत्र का लौह नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यह माना कि राजनीतिक दल जो है वह संगठन के उच्च पदों पर उनकी ही नियुक्ति करते हैं जिनके पास नेतृत्व की क्षमता हो व विचार की स्थापना हो। यानी उनके पास क्षमता हो, यानी दल की जो दल है दल ही सत्ता प्राप्त करता है। यानी कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि पद की ही भूमिका होती है और पद पर बैठा हुआ व्यक्ति की महत्ता नहीं होती है, पद की महत्ता होती है। तो इस तरीके से इनके से जो इन्होंने विचार दिए इसे अल्पतंत्र का लौह नियम भी कहते हैं। इसमें हम मिल्स को भी पढ़ते हैं, शुम्पीटर को भी पढ़ते हैं। मिल्स का भी योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा है। इन्होंने इनकी जो एक बहुत ही हमेशा ही पूछा जाता है, इनकी एक फेमस बुक है पावर इलीट, जो अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन इसमें इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आइजनहावर की जो औद्योगिक सैन्य संरचना का विशिष्ट उदाहरण उन्होंने उसमें बताया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि वहाँ की जो आर्थिक व सैन्य क्षमता के आधार पर अपनी विशिष्ट स्थिति बनानी है। यानी मिल्स जो है वह अमेरिका के विशेषकर जो 3 वर्ग हैं, जैसे सैन्य बल, राजनीतिक वर्ग और औद्योगिक वर्ग, उसका उल्लेख उन्होंने किया है।
शुम्पेटर भी इसमें आते हैं। और जो है अब हम अगर बात करें जो तीसरी जो है बहुलवादी सिद्धांत है, उसमें हम जो है रॉबर्ट ढाल को पढ़ेंगे। रॉबर्ट यानी बहुलवादी सिद्धांत क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। बहुलवादी सिद्धांत यानी समाज में किसी एक वर्ग के विचार को प्रधानता नहीं दी जाती है, बल्कि समाज की जो सांस्कृतिक विविधता है या विचारों की विविधता है उसको सामाजिकता के लिए आवश्यक माना गया है। बहुलवादी की स्थापना जो है, या अब जैसे हमने देखा कि क्लासिकी सिद्धांत के बाद जो है ये इसको बताया गया कि अभिजनवादी है। अब अभिजनवादी को हटाने के लिए यानी जो अभिजनवादी हैं उनके प्रत्युत्तर में इसकी स्थापना की गई बहुलवादी सिद्धांत की, जिसमें हम इसकी स्थापना भी रॉबर्ट ढाल जो है इनका बहुत ही योगदान है। इसमें इन्होंने जो है कनेक्टिकट के न्यू हेवन्स निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की प्रवृत्तियों का तथ्यात्मक अध्ययन किया और यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी समूह अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ये हुए रॉबर्ट ढाल, और इसके समकालीन सिद्धांतकार जैसे चार्ल्स लिबलू हुए, नाट लिगलर हुए, गैलोविथ हुए। तो उन्होंने ये लोग भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक है कि लोकतंत्र में राज्य जो है वह तटस्थ भूमिका निभाता है, परंतु यह भी सच है कि राज्य जो है बृहत औद्योगिक घरानों के हितों को अन्य समूह की अपेक्षा विशेष ख्याल रखता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से सिद्धांतों को उनके एक एक विचारकों के बारे में जाना, उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में। अब अगले वीडियो में हम समकालीन उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।